हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है लोचन एकेडमी में। मैं नेहा भारद्वाज। चलिए शुरू करते हैं करंट अफेयर्स के आज के क्विज सीरीज को। तो चलिए इस सीरीज के पहले प्रश्न को देखते हैं। कोरोना पे काबू पाने के लिए सीरोलॉजिकल सर्वे शुरू हो चुकी है। यह निम्न में से कहाँ शुरू हुई है? क्या क्या ऑप्शंस हैं? दिल्ली, राजस्थान, तमिलनाडु और गुजरात। सीरोलॉजी यानी एंटीबॉडी जांच समुदायों के बीच निगरानी रखने के लिए होती है। इससे कोरोना वायरस के खिलाफ प्रतिरोधी क्षमता के बारे में जानकारी मिलती है। सीरोलॉजी सर्वे के जरिए कहाँ पे हुआ है शुरू? तो दिल्ली में। तब हमारा आंसर क्या होगा? दिल्ली होगा। दिल्ली में कोविड-19 का व्यापक विश्लेषण किया जाएगा तथा वैश्विक महामारी से निपटने के लिए एक व्यापक रणनीति बनाने में भी यह सहायक होगा। दिल्ली में ही क्यों शुरू हुआ है? क्योंकि अभी सबसे अधिक जो केस है कोविड-19 के, वो दिल्ली में बहुत ही अधिक स्पीड में और तेज गति से बढ़ रहा है। ठीक है, तो दिल्ली में 27 जून से 10 जुलाई के बीच करीब 20,000 लोगों की जांच की जाएगी। सीरोलॉजी जांच समुदायों के बीच निगरानी रखने के लिए होती है। ठीक है, और इसमें जितने भी मरीज होते हैं उसकी पूरी अच्छे से डिटेल्स, उसकी क्षमता कितनी है, प्रतिरोधी क्षमता, उसके बारे में पता लगाया जाता है। दिल्ली में घर घर जाकर कोरोना वायरस संक्रमितों का पता लगाने के लिए एक व्यापक अभियान शुरू हो चुका है। घर घर जाकर वायरस संक्रमण का पता लगाने वाली इस प्रक्रिया को 6 जुलाई तक पूरा किया जाना है। प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी ने बताया है कि मध्य दिल्ली जिले जो है उसमें 2 सदस्यों वाली टीम, आशा आंगनबाड़ी और एक एएनएम को घर घर जाकर सर्वे करने का काम सौंपा गया है। इसमें लोगों की समस्या इस जो है उसको किस प्रकार से जानेंगे? तो सामान्य जानकारी जब सबसे पहले तो उसका नाम, उम्र, पता और मोबाइल नंबर हासिल करने के साथ ही साथ क्या होगा कि कोरोना ऐप पर प्रत्येक व्यक्ति का जो यात्रा का विवरण है और वे आरोग्य सेतु इस्तेमाल करते हैं या नहीं करते हैं, संक्रमण के लक्षण है या नहीं, इस प्रकार की जानकारियां इसमें डाली जाएगी। आगे की प्रश्न है, नील नदी डैम के संबंध में किन 3 देशों के बीच समझौते की गई? क्या क्या ऑप्शंस हैं? उत्तर कोरिया, जापान और दक्षिण कोरिया, इथियोपिया, सूडान और इजिप्ट, और भारत, पाकिस्तान और चाइना। क्या होगा इसका आंसर? सोचिए। तो इथियोपिया के जल मंत्री ने बताया है कि वो 3 देश कौन है? इथियोपिया, सूडान और इजिप्ट, ठीक है, के बीच 4.5 बिलियन यानी 4.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर मूल्य के ज्वाइंट इथियोपियन रेनेसांस डैम के संबंध में एक समझौता हुआ है और यह डैम केवल इथियोपिया के द्वारा अकेले इस्तेमाल नहीं किया जाए। इस समझौते के लिए कई वर्षों से इन तीनों देशों के बीच जो है आपस में बातचीत चलती रही है। सबसे पहले तो यहाँ पे नील नदी के बारे में हम लोग समझेंगे। तो नील नदी के बारे में हम सभी जानते हैं, ये कहाँ पे है? ये अफ्रीकी महाद्वीप की सबसे बड़ी नदी है और इस नदी की 2 प्रमुख सहायक नदियां हैं। कौन कौन? व्हाइट नील और ब्लू नील। तो नील नदी की ये दोनों सहायक नदियां सूडान की राजधानी खार्तूम के पास जाकर मिलती है। व्हाइट नील और ब्लू नील जो है वो दक्षिणी सूडान और इथियोपिया की तरफ बहकर खार्तूम के उत्तर में आपस में मिलने से पहले ही सूडान में प्रवेश करती है। खार्तूम से यह नदी नीचे की तरफ बहती हुई इजिप्ट में चली जाती है। तो पिछले कुछ महीने से विवाद चल रहा था। तो ये विवाद जो है ये कहाँ से शुरू हुआ? तो वर्ष 2011 में जब इथियोपिया ने ब्लू नील पर यह डैम बनाना शुरू किया था तो इजिप्ट ने तुरंत इसका विरोध किया था, क्योंकि ब्लू नील जो इथियोपिया में क्या था कि ताना लेक से निकलती थी, नीचे की तरफ बहती हुई सूडान से इजिप्ट यानी मिस्र तक जाती थी। इजिप्ट को ताजे जल के लिए नील नदी पर निर्भर रहना पड़ता था। उससे अनुमान लगाया गया कि यह डैम बनने पर उसका 55.5 बिलियन क्यूबिक मीटर्स जल जो है उसकी वार्षिक जो हिस्सा है वो उसमें बाधा पहुंच सकती है। आगे के प्रश्न है, संकल्प पर्व का संबंध किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शंस क्या क्या हैं? जल संरक्षण, वृक्षारोपण, स्वदेशी वस्तुओं को अपनाना और कुशल व्यवसाय करना। तो क्या होगा इसका आंसर? सोचिए। तो संस्कृति मंत्रालय ने 28 जून से 12 जुलाई तक संकल्प मनाने की घोषणा की है। केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार श्री प्रहलाद सिंह पटेल ने इस कार्यक्रम के जरिए देश में स्वस्थ वातावरण कायम करने की आग्रह की है। तो स्वस्थ वातावरण किससे हो सकता है? वृक्षारोपण से, है ना। तो इसका आंसर क्या हो गया? वृक्षारोपण हो गया। ठीक है,
जिसके जरिए संस्कृति मंत्रालय द्वारा उन 5 पेड़ों को लगाने जाने की प्राथमिकता दी है जो हमारे देश की हर्बल विरासत माना जाता है। ये 5 पेड़ कौन कौन से हैं? बरगद, आंवला, पीपल, अशोक और बेल। ये 5 पेड़ हैं जिससे हमें शुद्ध ऑक्सीजन प्राप्त होती है। तो इस प्रकार से ये संकल्प पर्व जो है यह वृक्षारोपण से संबंधित है। आगे की प्रश्न है, नासा ने अपने हेडक्वार्टर का नाम बदलकर क्या रखने की घोषणा की है? ऑप्शंस क्या क्या है? जेसिका मे, सुनीता विलियम्स, क्रिस्टीना कोच और मेरी जैक्सन। क्या होगा इसका आंसर? मेरी डब्ल्यू जैक्सन इसका आंसर है, जो नासा की पहली अमेरिकी अफ्रीकी महिला इंजीनियर थी। 1951 में नासा में तब शामिल हुई थी जब नासा का नाम नेशनल एडवाइजरी कमेटी ऑफ एरोनॉटिक था। इस समिति को 1958 में राष्ट्रीय एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन जो नासा है द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था। 2016 में मॉर्गेट ली शेटलरी ने जैक्सन की सफल जीवनी की कहानी भी लिखी है और उस पुस्तक का नाम है हिडन फिगर्स एंड अमेरिकी ड्रीम्स एंड द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ द ब्लैक वुमेन मैथमेटिशियन हु हेल्प विन द फेस रेस। हिडन फिगर्स नाम की फिल्म भी बनाई गई है। 2016 में हिडन फिगर्स वे नाम से वाशिंगटन डीसी में, जहां नासा का मुख्यालय है, उसके बाहर सड़क का भी नाम दिया गया है। तो इसका आंसर क्या हो गया? मेरी जैक्सन। आगे के क्वेश्चन है, किल कोरोना कैंपेन किस राज्य सरकार द्वारा लॉन्च किया जा रहा है? ऑप्शंस क्या क्या है? मध्य प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़ और असम। तो क्या होगा इसका आंसर? सोचिए। तो यह जो अभियान है यह 1 जुलाई से शुरू किया जाएगा, जिसके तहत डोर टू डोर सर्वेक्षण किए जाएंगे। तो भोपाल जो है, इंदौर राज्य सरकार अगले 15 दिन में प्रदेश में कोरोना संक्रमण की 2.5 से 3 लाख जांच कराएगी और हर दिन 15 से 20 हजार नमूने लिए जाएंगे। तो यह जो है मध्य प्रदेश के मुख्य संक्रमित शहर में से एक इंदौर में कोरोना की बढ़ती रफ्तार को थामने के लिए 1 जुलाई से ये विशेष अभियान किल कोरोना प्रारंभ किया जा रहा है। तो इसका आंसर क्या हो गया? मध्य प्रदेश। साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार भी जुलाई माह में राज्य में मेरठ मंडल से बड़े पैमाने पर एक अभियान शुरू करेगी, जिसके तहत घर घर जाकर सर्वेक्षण किया जाएगा। आगे के प्रश्न है, केंद्र सरकार ने भारत चीन तनाव के बीच टिकटॉक समेत कितने मोबाइल ऐप पर प्रतिबंध लगा दिया है? ऑप्शंस क्या क्या है? तो केंद्र सरकार ने पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में अभी जो हिंसक झड़प हुई थी, उसमें वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC पर उपजे बेहद तनावपूर्ण माहौल को देखते हुए यह कदम उठाया गया है। तो केंद्र सरकार ने भारत चीन तनाव के बीच टिकटॉक समेत 59 मोबाइल ऐप पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया? 59 मोबाइल ऐप। साथ ही साथ भारत सरकार ने इस सूची में UC ब्राउजर भी शामिल है इसके अंतर्गत, और कई अन्य मोबाइल ऐप है जिस पर प्रतिबंध लगा है। तो केंद्र सरकार ने कहा है कि इन ऐप्स का मोबाइल और नॉन मोबाइल बेस्ड इंटरनेट जो डिवाइसेस हैं में भी इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा, ताकि इंडिया साइबर स्पेस सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी इंडिया में। और इसमें IT मंत्रालय ने जो है वो इस एक्ट, कौन से एक्ट 69A के तहत यह कदम उठाया है। ठीक है, सरकार की ओर से जारी आदेश के मुताबिक सरकार ने उन 59 मोबाइल ऐप को प्रतिबंधित किया है जो भारत की संप्रभुता और अखंडता, भारत की रक्षा और राज्य की सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था के लिए खतरनाक थे। तो इसका आंसर क्या हो गया? 59 मोबाइल ऐप। आगे के प्रश्न है, PMFME योजना में कुल कितने करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा? ऑप्शंस क्या क्या है? 35,000 करोड़ रुपए, 40,000 करोड़ रुपए, 65,000 करोड़ रुपए और 70,000 करोड़ रुपए। तो अखिल भारतीय स्तर पर केंद्र प्रायोजित PM फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंटरप्राइजेस PMFME योजना की शुरुआत की गई है, जिसे 10,000 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ 2020-21 से 2024-25 तक 5 वर्षों की अवधि में लागू किया जाएगा। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत उस भाग के रूप में PM फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंटरप्राइजेस योजना की शुरुआत की है। इसमें कुल 35,000 करोड़ रुपए का निवेश होगा। तो इसका आंसर क्या हो गया? 35,000 करोड़ रुपए हो गए और 9 लाख कुशल तथा अर्ध कुशल रोजगार सृजित भी होंगे इसमें, और सूचना प्रशिक्षण, इसमें बेहतर प्रदर्शन
और औपचारिकता तक पहुंचाने के माध्यम में 8 लाख इकाइयों को लाभ भी मिलेगा। इस अवसर पर योजना ने दिशा निर्देश भी जारी कर दिए हैं। अगले प्रश्न को देखेंगे। पीओके में हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट हेतु पाकिस्तान ने किस देश के साथ 2.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शंस क्या क्या हैं? चीन, नेपाल, भारत और अमेरिका। तो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पाकिस्तान अधिग्रहित कश्मीर के मुजफ्फराबाद जिले में सिरान और बरसला गांव के निकट स्थित है और यह हाइड्रो पावर जो है प्रोजेक्ट झेलम नदी पर स्थित है। ठीक है, पाकिस्तान सरकार जो है चीनी कंपनी के साथ, तो यानी पाकिस्तान और चीन के बीच में यह समझौता हुआ है, तो इसका आंसर चीन होगा। चाइना 3 गॉर्जेस कॉरपोरेशन चीनी सरकार की स्टेट ओन्ड कंपनी है और आज़ाद कश्मीर की सरकार पाकिस्तानी अधिग्रहित कश्मीर का एक हिस्सा के बीच इस समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। यह हाइड्रो पावर प्लांट कोहला हाइड्रो पावर कंपनी लिमिटेड द्वारा तैयार किया गया है। तो KHCL चाइना 3 गॉर्जेस कॉरपोरेशन की एक सहायक कंपनी भी है। तो चाइना और पाकिस्तान के साथ यह हस्ताक्षर हुआ है। अगले प्रश्न को जानेंगे। तो उपराष्ट्रपति के पद से संबंधित प्रक्रिया पर दिए गए कथन पर विचार करें। पहला कथन है कि उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष की अवधि के अंतराल में समाप्त हो जाने पर अपने उत्तराधिकारी के पद ग्रहण करने तक पद पर बने रह सकते हैं। दूसरा कथन है उपराष्ट्रपति द्वारा अपने पद का त्याग पत्र राष्ट्रपति को देता है। तो संविधान में एकमात्र उपबंध राज्यसभा के सभापति के रूप में उपराष्ट्रपति के ऐसे कार्य से संबंधित होते हैं जिसका निर्वहन ऐसे खाली समय के दौरान होता है जहां राज्यसभा से उपसभापति द्वारा तथा भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्राधिकृत किए गए राज्यसभा में सभी अन्य सदस्यों द्वारा किया जाता है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति भी होता है। जब राष्ट्रपति अनुपस्थित, बीमार या अन्य किसी कारण से अपने कार्यों का निर्माण करने में असमर्थ होता है तब उपराष्ट्रपति उस तारीख तक अपने कार्यों का निर्वहन करता है जिस तारीख तक राष्ट्रपति कर्तव्यों को फिर से संभाल ना ले। तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर जो है सहित लेख द्वारा अपना त्यागपत्र दे सकता है और देता है। साथ ही उपराष्ट्रपति अपने पद की अवधि समाप्त हो जाने पर भी तब तक उस पद पर होता है जब तक कि उसका कोई उत्तराधिकारी वो पद को ग्रहण ना कर ले। तो उपराष्ट्रपति को हटाए जाने के संकल्प को राज्यसभा की तत्कालीन समस्त सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा पारित किया जाना जरूरी होता है। ऐसा संकल्प राज्यसभा में ही रखा जा सकता है जिसका आधार कोई भी ऐसा कारण हो सकता है जिसे राज्यसभा उचित समझती हो। साथ ही राज्यसभा द्वारा संकल्प पारित किए जाने के बाद यह भी जरूरी है कि लोकसभा उस प्रस्ताव का समर्थन करे। तो इसका आंसर क्या हो गया कि उपरोक्त दोनों कथन उचित हैं, यानी कथन सत्य हैं। इस सीरीज का अंतिम प्रश्न है, कौन भारत के सभी एटीएम को जोड़ता है? ऑप्शंस है भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय बैंक एसोसिएशन, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम जिसे नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया कहते हैं, और राष्ट्रीय प्रतिभा निपेक्ष लिमिटेड, इसे नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड भी कहा जाता है। तो सबसे पहले जानेंगे एटीएम, इसका फुल फॉर्म क्या हो गया? ऑटोमेटेड टेलर मशीन। तो इसको हिंदी में स्वचालित गणक मशीन भी कहा जाता है। यह मशीन एक ऐसा दूरसंचार नियंत्रित और कंप्यूटरकृत उपकरण है जो ग्राहकों को वित्तीय हस्तांतरण से जुड़ी सेवाएं उपलब्ध कराता है। 1960 दशक में इसे बैंकोग्राफ के नाम से जाना जाता था। देश के सभी एटीएम को आपस में NPCI का नेशनल फाइनेंशियल स्विच NFS जोड़ता है। साथ ही ऑनलाइन मनी ट्रांसफर करने के लिए यह सबसे बेहतर विकल्प है। यह एक नॉन प्रॉफिट संस्था है जो देश के भुगतान, रिटेल पेमेंट और निपटान प्रणाली जो है सेटलमेंट सिस्टम के संचालन का काम करती है, जिससे क्या होता है कि इलेक्ट्रॉनिक्स और फिजिकल तरीके से ये काम होता है। 2007 के तहत NPCI को भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम द्वारा गठित किया गया है। RBI और इंडियन बैंक एसोसिएशन की एक पहल है NPCI। इसके अंतर्गत कौन कौन से ऐप को जोड़ा गया है? तो UPI, भीम रुपी प्रीपेड है, IMPS इसे इमीडिएट पेमेंट सर्विस कहते हैं, NACH जिसको नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस कहा जाता है, और PS आधार इनबिल्ट पेमेंट सिस्टम, साथ ही भारत QR से यह जुड़ा हुआ है। NPCI की शुरुआत 2008 में की गई थी
वर्तमान में एनपीसीआई को प्रमोट करने वाली मुख्य बैंक है भारतीय स्टेट बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और केनरा बैंक, साथ ही साथ एचडीएफसी बैंक, सिटी बैंक और एचएसबीसी बैंक इसके अंतर्गत आती है। तो ये थे आज के करंट अफेयर्स सीरीज के क्वेश्चन आंसर्स। ये आने वाले एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हमारे लोचन एकेडमी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें। साथ ही डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक दिए गए हैं, जहां ज्वाइन करके इस क्वेश्चन आंसर्स जो क्विज हैं इसका पीडीएफ फाइल ले सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।